नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 18 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। आप ये समझ लो, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका उत्तर दे पाओगे। इस क्वेश्चन को समझने के माध्यम से मैंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, उसको भी आपको समझाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने अर्थ की, वैसे आप इसको रिपोर्ट में भी शामिल कर सकती हो। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन बन गया। देखो, दो चीज समझेंगे कि क्रिप्टो है उसको अपनाने वाला कौन सा देश पहले नंबर पे है और क्रिप्टो है क्या, उसके साथ साथ क्रिप्टो जो कैशलेस इकोनॉमी है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इन सबको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। तो क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन बन गया? वो है अपना भारत। दूसरे नंबर पे नाइजीरिया, जिसकी राजधानी अबुजा है। तीसरे पे इंडोनेशिया। अगर बात करें किसने इस रिपोर्ट को जारी किया, किसके अनुसार? तो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के द्वारा। देखो, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स क्या होता है इसको भी समझाते हैं। पहले समझो क्रिप्टो क्या होता है। क्रिप्टो एक आभासी मुद्रा है जो कि आप इसको न तो देख सकते हो न इसको छू सकते हो। ये आपको कंप्यूटर में एज ए आंकड़ों के माध्यम से प्रदर्शित होगा, जो आपको क्रेडिट क्रिएशन करता है, साख का निर्माण करता है। ये क्या होता है ये तो बता दिए, क्यों इसको बनाते हैं इसको भी बताएंगे, पहले आप समझो। और इस जो कंप्यूटर में जो आभासी मुद्रा होता है, इसको जिस तकनीक के माध्यम से इसका मैनेजमेंट करते हैं उसी को कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इसीलिए इसको भी ब्लॉकचेन एनालिटिक्स के द्वारा इसको जारी किया गया। समझ गए? और एक होता है बिटकॉइन। बिटकॉइन के जनक कौन है? सातोशी नाकामोटा, जो कि जापान के हैं। देखो, ये जो जितने भी मुद्रा से संबंधित है, इंडिया में इसका किसके अंतर्गत आता है? वो आता है आरबीआई के अंतर्गत। आरबीआई की बात करें, इसका शुरुआत एंग हिल्टन आयोग की सिफारिश के बाद इसकी स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। अब आपके एक मन में क्वेश्चन आएगा कि जिस मुद्रा को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका तो यूज किया जा रहा था, अभी आभासी मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ा? तो मैं आपको समझाता हूं उसका जरूरत क्यों पड़ा। आप ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। देखो, एग्जाम्पल समझो। आपको पता है कि अपने देश में नोट या सिक्का कौन जारी करता है? वो जारी करता है गवर्नमेंट आरबीआई के माध्यम से। मान लेते हैं आरबीआई 100 रुपए जारी किया, ठीक है। इस रेपो रेट के माध्यम से बैंक को पैसा दिया जाएगा। कितना रुपए? 100 रुपए। देखो, बैंक को दिया जाएगा, बैंक बाद में ब्याज सहित इसको कुछ और भी लौटाएगा, 102 रुपए, 103, ऐसा कुछ होगा। अब ये समझो कि बैंक के पास 100 रुपए आ गया। बैंक क्या करेगा? बैंक इस 100 रुपए को जनता में बांटेगा। 100 रुपए मान लो 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। ये 100 रुपए बैंक वाला ए व्यक्ति को दे दिया। ए ने क्या किया कि 100 रुपए में से 20 रुपए खर्चा कर दिया और जो 80 रुपए बचा वो बैंक में ही जमा रहने दिया। बोला अभी कुछ समय जब बाद मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं ले लूंगा। समझ गए? अब बैंक के पास 80 रुपए भी बचा है। बैंक क्या करेगा कि 80 रुपए में से कुछ रिजर्व रखेगा, मतलब 20% लगभग। तो 8 दूना 16 रुपए रिजर्व रखे, तो 80 में से 16 के बाद जो 64 बचेगा वो किसी और व्यक्ति को दे देगा। मान लो बी को दे दिया 64 रुपए, ठीक है। अब बी ने क्या किया? बी ने भी मान लो 14 रुपए खर्चा किया। जो 64 में से 14 निकलेगा, 50 बचेगा। तो 50 अभी भी बैंक के पास ही है। बैंक वाला क्या करेगा? इसका 20% छोड़ के, रिजर्व छोड़ के 40 रुपए किसी और को दे देगा। सी मान लो 10 रुपए खर्चा किया, अभी भी 30 रुपए बैंक में बचाए, तो फिर से बैंक इसका 20% छोड़ के किसी और को दे देगा। ये प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहेगी। इसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीपल। समझ गए? अब देखो, मान लो एक समय एक ऐसा आया, ए बी सी और आरबीआई बैंक के पास पहुंचते हैं कि भाई मेरा पैसा वापस करो। अब आरबीआई को देना है 102 रुपए, ए वाले को 80 रुपए देना है, बी वाले को 50 रुपए देना है, सी वाले को 30 रुपए देना है। और बैंक के पास पैसा है कितना? नोट के माध्यम से। तो नोट के माध्यम से इसके पास तो 100 ही रुपए था, तो कहां से दे पाएगा? 80, 50, 130, 160 और इधर 260। इसका जो क्रेडिट क्रिएशन हो गया बहुत ज्यादा हो गया। तो इसीलिए इसको मैनेजमेंट करने के लिए बोला भाई मैं इसको डायरेक्ट तो पैसा नहीं दे सकता, आपके अकाउंट में मैं शो कर दूंगा। इसीलिए जरूरत पड़ा कैशलेस मनी। और इस कैशलेस मनी को किस माध्यम से? जिसको बोलते हैं डिजिटल मनी। समझ क्या है? इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में उपग्रह चामरान फर्स्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? देखो, नाम से तो वैसे समझ में आ रहा है कि चामरान फर्स्ट ईरान का है। कहां का है? ईरान का। ईरान की राजधानी तेहरान। किस रॉकेट के माध्यम से इस उपग्रह को भेजा गया?
वो है क्वेम 100। यह उपग्रह है क्या? तो यह उपग्रह एक शोध उपग्रह है जो जाके रिसर्च करेगा। अभी हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति बने थे मसूद पेजेस्कियान, समझ के। अभी हाल ही में एक मिशन भेजा गया था, पोलोरिस डॉन मिशन। ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, जो कि अमेरिका की एक कंपनी स्पेस एक्स के माध्यम से यात्रियों को स्पेस वॉक करने के लिए, स्पेस में घूमने के लिए यह मिशन भेजा गया था। 4 यात्री को अभी हाल ही में वो पृथ्वी पर वापस आ गए। कहाँ पे उतरे? फ्लोरिडा। इस मिशन को किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था? उस रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने स्वास्थ्य से लिया हुआ है। नया घातक वेटलैंड वायरस WELV कहाँ खोजा गया? देखो, जब भी कोई भी घातक वायरस की बात है ना, तो सबसे बड़ा वायरस इस समय चीन है। तो पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है कि जितने भी घातक वायरस होते हैं चीन के द्वारा ही मिलता है। तो अभी ये इस वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया? चीन द्वारा। अब अगर बात करें इस वायरस से जो बीमारी होती है उसका लक्षण क्या है, तो पहला तो बुखार आना और सिर दर्द आना। ये एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। न्यूरोलॉजिकल का मतलब जो न्यूरॉन से संबंधित है। न्यूरॉन क्या होता है? ये सबसे लंबी कोशिका है, समझ के जी। और ये सबसे पहले जो बीमारी आया था वो मंगोलिया में आया था। इसका खोज किसके द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑपरेशन से लिया हुआ है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, और ये ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये पड़ोसी देशों से संबंधित है और साथ में बगल में है ना। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में किस देश के लिए ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत किया गया? कौन सी ऑपरेशन? ऑपरेशन सद्भाव। देखो, कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि टाइफून यागी जो कि चक्रवात था, बहुत तेजी से दक्षिणी चीनी सागर में फैल रहा था और तबाही मचा रहा था। तो इससे दो जितने भी दक्षिणी चीन सागर के पास में देश हैं वहां पे बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा। चीन में भी इसका प्रभाव पड़ा था। तो जाहिर सी बात है, चीन में प्रभाव तो पड़ा, लेकिन चीन को हम मदद क्यों करेंगे? जो तो हमारा एनिमी कंट्री है। लेकिन जो और देश हैं जो हमारे दोस्त हैं, जैसे म्यांमार, वियतनाम, लाओस, और साथ साथ ये विकासशील हैं और कमजोर देश हैं, तो इनको मदद करने के लिए अपने भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मेडिकल सुविधा, फिर खाद्य सुविधा, जिससे कि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए, यह मदद करने के लिए भेजा गया। इसी को बोला गया ऑपरेशन सद्भाव। क्या करने के लिए? मेडिकल फूड, मतलब जितने भी चक्रवात से पीड़ित लोग हैं उनको मदद किया जा सके, समझ गए जी। अब अगर बात करें म्यांमार, म्यांमार की राजधानी है न्यापीथा। मुद्रा क्या है म्यांमार की? क्यात। वियतनाम की बात करें, वियतनाम राजधानी हनोई, वियतनाम की मुद्रा डोंग। लाओस की बात करें, इसकी राजधानी है वियंतिने। और ये तीनों जो देश हैं ये अपने पूर्वी एशिया में स्थित है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऐप एवं पोर्टल से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एक ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया। अब वो समझेंगे कि पोर्टल किसने लॉन्च किया, उस पोर्टल से संबंधित क्या है, क्यों लॉन्च किया गया। हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने किया? कौन सा प्लेटफॉर्म? भास्कर प्लेटफॉर्म। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। जब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से लॉन्च किया जाएगा, इसका मतलब होगा ये कोई उद्योग से संबंधित होगा, इंडस्ट्री से संबंधित होगा या वाणिज्य से संबंधित होगा। तो जी हाँ, इसका संबंध उद्योग इंडस्ट्री से है। इसका मतलब यह एक ऑनलाइन ऐप है जो आपकी कम समय में आपको इंडस्ट्री से संबंधित, स्टार्टअप से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, साथ में एक इकोसिस्टम प्रदान करेगा जहां से आप जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसके वर्तमान मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, जो कि राज्यसभा के संसद है सदस्य है। अब अगर बात करें कि इसको लॉन्च क्यों किया गया, तो आपको पता है कि अपने देश में स्टार्टअप बहुत तेजी से फैल रहा है और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी सब्सिडी दिया जा रहा है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत बन सके। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से लोग जुड़े और सीखे और अपने आप को बढ़ाएं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अगर बात करें स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत 2016 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? कि अपने देश में स्टार्टअप को बढ़ाया जा सके। कब शुरुआत किया गया था? 16 जनवरी 2016 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। देखो, एक होता है स्टैंड अप इंडिया, एक होता है स्टार्टअप। कभी कभी आप स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप मतलब आप बोलोगे एक तरह से ये भी बढ़ावा देने के लिए भी शुरुआत किया गया, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो SC और ST महिला है, उसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक है, इनको फाइनेंशियल मदद करने के लिए, जिससे कि ये लोग इंडिया को बढ़ा सके, स्टैंड अप कर सके। क्योंकि अगर आप छोटे को बढ़ा दिए बड़ा, तो बड़ा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमने खेल से लिया हुआ है। हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये बेल्जियम इंटरनेशनल का जो खिताब हो, ये जो खेल है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। ये कहाँ पे हुआ? ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। समझ के। अब अगर बात करें कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, वैसे इसमें बहुत सारे पुरस्कार होगा, बट महिला एकल का खिताब अपनी इंडिया के द्वारा जीता गया अनमोल खरब के द्वारा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और अनमोल खरब का ये जो पुरस्कार है, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। समझ के। अब बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की बात करें तो ब्रसेल्स में दो मुख्य मुख्यालय हैं। एक तो नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, एक यूरोपियन यूनियन का, इन दोनों का वहां पे मुख्यालय है। अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भी बैडमिंटन में किसने गोल्ड जीता? तो बैडमिंटन में किसने गोल्ड जीता? नीतीश कुमार जी। अगर वही बात करें तीरंदाजी में पहले कौन पुरस्कार जीता? ये पहली बार पुरस्कार तीरंदाजी में जीता गया, वह है हरविंदर सिंह। शूटिंग में बात करें तो वह है अवनी लखेरा। और ये बैडमिंटन से संबंधित दो कप और होते हैं इंटरनेशनल पे, एक उबेर कप, एक होता है थॉमस कप। उबेर कप और थॉमस कप 2024 वाला जो बैडमिंटन से संबंधित है, इसको किसने जीता? वो है चाइना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चित व्यक्ति से हमने लिया हुआ है। ये चर्चित व्यक्ति इसलिए क्योंकि इनके द्वारा भी एक बुक लॉन्च किया गया, उस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। अभी हाल ही में लॉन्च बुक आत्मकथा है, वो पॉलिटिक्स के 5 दशक। क्या नाम है उसका बुक का? पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? इनका संबंध है सुशील कुमार शिंदे से, जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। आप इनको शायद नाम से नहीं जानते होंगे। देखो, जब भी शिंदे की बात है, आपको पता है एकनाथ शिंदे इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं। सुशील कुमार शिंदे जो कि कांग्रेस से संबंधित हैं, ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। इनका चर्चा ये महाराष्ट्र से है। इनका चर्चा कभी कभी वैसे भी हो जाता है कि इनकी जो बेटी है प्रणीति शिंदे वर्तमान में सांसद है। और इनका चर्चा क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा राहुल गांधी से जब भी शादी की बात होती है ना, तो प्रणीति शिंदे से बहुत ज्यादा आपको जोड़ा जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में आते रहते हैं। आप यूट्यूब पर कभी देखिएगा। कौन है? प्रणीति शिंदे, इनकी ही बेटी है। अब अगर बात करें कि चर्चा में क्यों है, विशेष क्यों है, पहली बात तो ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। और गृह मंत्री आपको पता है अपने देश में प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री होती है। गृह मंत्री हैं तो अभी जो जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को हटाया गया था, जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, तो गृह मंत्री के मामले अंतर्गत तो ये सब आता है। अभी अमित शाह के द्वारा किया गया था, लेकिन ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, तो अपनी किताब में इन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया हुआ है। एक तो पहला जिक्र किया हुआ कि आर्टिकल 370 हटाना सही है, गलत है या क्या है। दूसरा इन्होंने कहा है जो जम्मू कश्मीर को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो कितना सही कितना गलत इन्होंने इस बुक के बारे में बताया है। समझ के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाला मेढक की खोज कहाँ किया गया? ये सबसे पहली बात है, ये उड़ने वाला मेढक है और ये लुप्त प्राय हो गया, प्राय नहीं मिलता है। अभी हाल में इसकी खोज हुई। कहाँ पे खोज हुई? केरल में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है राकोफोरस स्यूडोमालाबरी। वैसे आप इसका नाम कैसे याद रखोगे? तो मालाबरी। मालाबरी मतलब मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ पर है? केरल में। समझ के। ये क्या है? तो यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय मेढक है, जो कि उड़ने वाला मेढक है। समझ के। और अभी हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली कहाँ पे खोजी गई? उसका नाम क्या है? इसकी जो तितली है ये तमिलनाडु में खोजी गई थी। इसका नाम है दक्षिणी बर्ड विंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है। यूएस की फोर्ड मोटर कंपनी अपनी प्लांट कहाँ पे लगाई? ये जो फोर्ड जैसे 4 व्हीलर कंपनी है, जैसे मारुति सुजुकी ये सब होते हैं, ये अभी अपनी नई प्लांट कहाँ पे लगाएगी? तमिलनाडु के चेन्नई में। एक बार लगाया था, वापस चला गया था, ये दूसरी बार आया है। समझ के। ये है क्या? तो ये 4 व्हीलर कंपनी है जिसके अलग अलग मॉडल आते हैं, जिसमें इंडिवर मॉडल भी है। इंडिया की बात करें, इंडिया में मारुति बहुत ज्यादा मतलब इसका प्रोडक्ट चलता है कार, ये जापानी कंपनी है। और भारत में सर्वाधिक वाहन कौन सा बिकता है? वो है टोयोटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिवस से लिया हुआ है। अब इस दिवस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेगा, कब मनाया जाता है, उसी दिन क्यों मनाया जाता है, इस बार का थीम क्या है, इन सबको समझेगी। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? यह प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार 16 सितंबर 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कन्वेंशन हुआ था। मतलब
यहाँ पे जो कन्वेंशन चल रहा था, इस कन्वेंशन के दौरान ओजोन परत जो लगातार संरक्षण मतलब क्षरण हो रहा था, उसके लिए बात किया गया। देखो ओजोन जो परत है पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा परत जो सूर्य की परावैंगनिक किरणें आने से रोकता है, क्योंकि परावैंगनिक किरणें नुकसानदायक होती है। इसको जब रोकता है तो ये मनुष्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन ये लगातार ये परत का मतलब कटाव हो रहा है। तो इसी के लिए एक कन्वेंशन किया गया 16 सितंबर 1987 को। समझ के अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है CFC से, क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से हो रहा है। तो इस मटेरियल में क्या किया गया कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसके उपयोग को बंद किया गया। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग कूलेंट में किया जाता है, शीतलक के रूप में। मतलब इसमें केमिकल बहुत ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि अब ठंडा कहाँ पे, जैसे फ्रिज AC का जो प्रयोग करते हैं, इसमें कूलेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको बंद कर दिया गया। समझ गए? इस बार 2024 का थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है बोला गया है 2024 में, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रिया को और आगे बढ़ाया जाए, मतलब इसको पूरी तरीके से प्रभावी बनाया जाए। समझ गए? अगर वहीं कल की बात करें, 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक तो इंजीनियर डे मनाया गया और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छा लगा आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।